Hello everyone. Welcome to Study IQ. My name is Shikha Puri and in this session we will discuss about important judgments of March 2022. देखिए हम सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट्स पढ़ने जा रहे हैं मार्च 2022 की. दिस इज पार्ट 1 ऑफ द वीडियो. जो पार्ट 2 है वो भी जल्द आपके लिए आ जाएगा. ठीक है, जिसमें जो हमारी रह गई होंगी जजमेंट्स हम उनके बारे में डिस्कस करेंगे. These sessions are very important for you and why? देखिए जुडिशरी के एग्जाम्स बहुत ही ज़्यादा नज़दीक है और अगर आपने रीसेंट जजमेंट्स पढ़ी होती है ना तो आपको एज मिल जाता है. बिकॉज जब भी आपसे क्वेश्चन कोई आता है और इस जजमेंट से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आ गया तो बस आपने ये जजमेंट डाल दी और एग्जामिनर को पता लग जाएगा कि नहीं, इस पर्सन को बहुत अच्छे से नॉलेज है, इन्होंने जजमेंट्स तक को कोट किया हुआ है जो रीसेंट जजमेंट्स है. ठीक है, तो इस तरह से आपको बहुत अच्छा एज मिल जाता है, आपको लोगों से अलग कर देता है, बाकी स्टूडेंट से अलग कर देता है और आपको एक्स्ट्रा मार्क दे के जाता है. ठीक है, तो अगर आपने सीक्वेंस वाइज भी ये लेक्चर्स देखने होंगे तो यू कैन गो एंड चेक इट आउट. हमने प्लेलिस्ट क्रिएट कर दी है, आप उसको देख सकते हैं. चलिए फर्स्ट जजमेंट पे चलते हैं, दैट इज लिंगेश्वरन वर्सेस थिरुना गलिंगम. सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है. कोरम की बात की जाए, ऑनरेबल जस्टिस एम आर शाह एंड ऑनरेबल जस्टिस बी वी नगरत्ना की जजमेंट. ऑब्जर्वेशन देखते हैं ये जजमेंट किस बारे में बात करती है. देखिए, द सुप्रीम कोर्ट ऑब्जर्व दैट एन एप्लीकेशन फॉर कॉन्डोनेशन ऑफ डिले हैज टू बी डिसमिस्ड इफ इट इज फाउंड दैट डिले इज नॉट प्रॉपरली एक्सप्लेन्ड एंड दैट द पीरियड ऑफ लिमिटेशन कैन नॉट बी एक्सटेंडेड ऑन इक्विटेबल ग्राउंड. देखिए यहां पर सुप्रीम कोर्ट ने सीधे सीधे ये बात की कि जो भी एप्लीकेशंस ऐसी आती हैं जिसमें ग्राउंड लिया जाता है डिले का. देखिए बहुत ही कुछ ऐसी एप्लीकेशंस कई बार आ जाती हैं जो बहुत लेट आती हैं. मतलब अगर यहाँ पर भी बात की जाए तो यहाँ पर कोर्ट ने ऑर्डर दे दिया था एक्स पार्टी. अब व्हाट इज दिस एक्स पार्टी ऑर्डर? एक्स पार्टी ऑर्डर का मतलब होता है कि जब कोई भी पार्टी कोर्ट में नहीं आ रही होती है. ठीक है, देखिए मान लीजिए एक डेट 1 मार्च डेट प्रिस्क्राइब की थी, फिर उसके बाद 22 मार्च प्रिस्क्राइब की, फिर उसके बाद में अप्रैल में डेट आई, मई में डेट आई. तो इन सभी डेट्स पे जो कोई पार्टी अगर नहीं आती है तो उसको एक्स पार्टी ऑर्डर दे दिया जाता है. वर्ड से ही थोड़ा नाम से पता लग रहा है ना, एक्स पार्टी की. आप अब आप हो गए हो एक्स हमारे. ठीक है, आप पार्टी जो हो गए हो एक्स पार्टी हो गए हो. तो यहाँ पर फैक्चुअल बैकग्राउंड की बात करें तो यहाँ पे वन ऑफ द पार्टी को एक्स पार्टी ऑर्डर दे दिया गया था. अब उन्होंने इस ऑर्डर के अगेंस्ट क्या किया? अगेंस्ट एप्लीकेशन फाइल की, बट आफ्टर 467 डेज. देखिए इतना गैप के बाद में उन्होंने ये एप्लीकेशन फाइल की. तो यहाँ पर जब ये मुद्दा जो था ये सुप्रीम कोर्ट के पास आया तो सुप्रीम कोर्ट ने सीधे सीधे ये बात की कि अगर इतनी लेट कोई एप्लीकेशन आ रही है, इतनी डिले में कोई एप्लीकेशन आ रही है एंड द पार्टीज जो इसको पेश कर रही हैं उनके पास कोई रीजनेबल ग्राउंड ही नहीं है कि हम इतनी लेट क्यों आए सर, हमें नहीं पता, बस हम आ गए, अब आप हमारी एप्लीकेशन को एंटरटेन कर लो. ऐसा तो नहीं होगा. सुप्रीम कोर्ट ने सीधी बात की कि जो भी एप्लीकेशन डिले हुई है और जिसमें भी कोई भी एक्सप्लेनेशन, कोई रीजनेबल ग्राउंड्स ही नहीं है उस डिले के, उस एप्लीकेशन को एंटरटेन नहीं किया जाएगा. और यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने इस एप्लीकेशन को डिसमिस कर दिया. ठीक है, लिमिटेशन कैन नॉट बी एक्सटेंडेड ऑन इक्विटेबल ग्राउंड. किसी भी इक्विटेबल ग्राउंड पे लिमिटेशन को एक्सटेंड नहीं कर सकते. दिस वॉज द जजमेंट. नेक्स्ट जजमेंट है तुलेश कुमार साहू वर्सेस स्टेट ऑफ छत्तीसगढ़. सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है. कोरम की बात की जाए, ऑनरेबल जस्टिस यू ललित, ऑनरेबल जस्टिस एस रविंद्रा भट्ट एंड ऑनरेबल जस्टिस पी एस नरसिम्हा की जजमेंट. चलिए ऑब्जर्वेशन देखिए ये जजमेंट किस बारे में बात करती है. द सुप्रीम कोर्ट रिसेंटली सेट असाइड द कन्विक्शन ऑफ अ पर्सन फॉर द ऑफेंस ऑफ मर्डर after noting that the only evidence which linked him to the offense was the alleged recovery of stolen article from him. देखिए इस जजमेंट को एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन ले लेते हैं. अगर मान लीजिए आपके एग्जाम में ऐसी सिचुएशंस आ भी सकती हैं तो वो आपसे लॉ का पॉइंट ऑफ व्यू पूछते हैं, आपसे प्रेसिडेंट पूछते हैं कि ये इस सिचुएशन पे लॉ किस बारे में बात करती है, किस रिगार्डिंग बात करती है. तो चलिए एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन क्रिएट करते हैं. देयर इज अ पर्सन कॉल्ड ए क्या करते हैं, बी के घर में जाते हैं. उनका सोल पर्पस क्या था कि उनको बस बी के घर का सामान चोरी करना है. ठीक है, तो ये उनका सोल पर्पस था. अब वो बी के घर गए और रात में गए और उन्होंने जो भी उनका पर्पस था, देखिए मान लीजिए जो भी सोने की चीजें थी, गोल्ड था, उन्होंने वो चुराकर भाग गए. लेकिन क्या हुआ, लेकिन यहाँ पे सी पर्सन भी क्या करते हैं, उसी रात इस घर में जाते हैं और उनका होगा कुछ दुश्मनी होगी उनकी, और वो बी को क्या कर देते हैं, बी का मर्डर कर देते हैं. ठीक है, अब यहाँ पर जब पुलिस इन्वेस्टिगेशन करती है तो पुलिस को ए के पास क्या मिल जाता है,
गोल्ड मिल जाता है जो बी के घर से बिलोंग करता है, जो बी का है। अब पुलिस यहाँ पर क्या अगर ये सोचेगी कि ए ने ही मर्डर किया है, बिकॉज उनके पास क्या है, वो स्टोलन प्रॉपर्टी है, और बाय चांस जो कत्ल था वो भी उसी दिन हुआ, तो ऐसा नहीं होगा कि सिर्फ इस बेसिस के ऊपर यहाँ पर कन्विक्शन नहीं हो जाएगी। कोर्ट यहाँ पर सिर्फ इस बेसिस के ऊपर कि उस पर्सन के पास क्या मिला है, स्टोलन प्रॉपर्टी के आर्टिकल्स मिले हैं, सिर्फ इस बेसिस के ऊपर उनको मर्डर का चार्ज नहीं लगा दिया जाएगा। दिस वॉज द जजमेंट, ये इस जजमेंट में बात की गई। देखिए क्या लिखा है, आफ्टर नोटिंग दैट ओनली एविडेंस विच लिंक्ड हिम टू द ऑफेंस वाज द एलिज्ड रिकवरी ऑफ द स्टोलन आर्टिकल फ्रॉम हिम, कि सिर्फ अगर आपके पास रिकवरी हुई है स्टोलन आर्टिकल की, तो इसका मतलब ये नहीं हो जाएगा कि उस पर्सन को आप ऑफेंस ऑफ मर्डर में डाल देंगे। ठीक है, यहाँ पर कुछ गाइडलाइंस भी सुप्रीम कोर्ट ने मेंशन की, और किस केस को रेफर किया, आशीष जैन वर्सेस मार्कंड सिंह को यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने इस जजमेंट को कोट किया, रेफर किया, और उस जजमेंट में कुछ गाइडलाइंस शो की गई थी इसी फैक्ट के रिगार्डिंग, इसी केस के रिगार्डिंग। तो यहाँ पर फर्स्ट थिंग बोला कि इज दैट द थेफ्ट एंड मर्डर फॉर्म्स पार्ट ऑफ वन ट्रांजैक्शन, कि क्या ये देखना पड़ेगा कि थेफ्ट और मर्डर एक ही ट्रांजैक्शन का पार्ट है कि नहीं है। कई बार ऐसा हो जाता है कि एक ही टाइम पे, मतलब देखिए अभी जैसे हमने डिस्कस किया, रात में ही चोरी भी हुई, रात में ही मर्डर भी हुआ, तो ये कह सकते हो कि एक ही पर्सन ने, जिसने चोरी की उसने ही मर्डर किया होगा। लेकिन हमको देखना पड़ेगा, अच्छे से एनालाइज करना पड़ेगा कि क्या ये सेम ट्रांजैक्शन हुई है, सेम ही टाइम पे ये चीज हुई है कि नहीं हुई है। नेक्स्ट, द नेचर ऑफ स्टोलन आर्टिकल, नेचर क्या है स्टोलन आर्टिकल का। अब मान लीजिए किसी पर्सन ने सिर्फ कपड़े चोरी करने थे, ए ने बी के सिर्फ कपड़े चोरी करने थे और उन्होंने उसके कपड़े चोरी कर लिए, लेकिन क्या हुआ, बी का किसी ने कत्ल कर दिया, सी ने यहाँ पे बी का क्या कर दिया, मर्डर कर दिया। अब यहाँ पर ए के पास वो कपड़े रिकवर हो जाते हैं, तो यहाँ पर आप नेचर भी तो देखिए ना, स्टोलन प्रॉपर्टी का क्या है, कपड़े हैं। कोई भी इंसान सिर्फ कपड़े चोरी करने के पर्पज से क्या किसी को मार देगा। ठीक है, तो ये सब बातें भी एनालाइज करनी पड़ेंगी। द मैनर ऑफ इट्स एक्विजिशन बाय द ओनर, ओनर की ने किस तरह से जो भी प्रॉपर्टी थी वो एक्वायर की हुई थी। द नेचर ऑफ एविडेंस अबाउट इट्स आइडेंटिफिकेशन, द मैनर इन विच इट वाज डेल्ट विद द एक्यूज, एक्यूज ने जो भी स्टोलन प्रॉपर्टी है उसको किस तरह से डेल्ट किया, किस तरह से डील किया जब भी उन्होंने वो चीज चोरी की। ठीक है, द प्लेस एंड द सर्कमस्टांसेस ऑफ इट्स रिकवरी, कि आपने कहाँ से रिकवरी की है, आपने किसी के घर से रिकवरी की, आपने ए पर्सन, यहाँ पे हमने जो एग्जांपल लिया उनके घर से की या फिर बी के घर से की, कहाँ से की। ठीक है, द लेंथ ऑफ द इंटरवीनिंग पीरियड, कितना लेंथ है, कितना टाइम पीरियड है, जो बीच का टाइम पीरियड कितना है वो भी देखना पड़ेगा। एबिलिटी और अदरवाइज ऑफ द एक्यूज टू एक्सप्लेन इट्स पोजेशन, कि अगर एक्यूज किस तरह से उस प्रॉपर्टी को एक्सप्लेन कर पा रही है, ठीक है, वो सब कुछ भी देखना पड़ेगा। उसके बाद में आप क्या कर सकते हो, अगर आपको ये सारी चीजें लगती हैं कि नहीं ये जो है उन्होंने ही मर्डर किया है, देन आप उनको कन्विक्ट कर लीजिए, उनको उन पर चार्ज लगा दीजिए मर्डर का। लेकिन सिर्फ इस बेसिस के ऊपर कि उनके पास स्टोलन प्रॉपर्टी रिकवर हुई है, इस बेसिस के ऊपर आप उन पर चार्ज नहीं लगा सकते ऑफ मर्डर। दिस वॉज द जजमेंट। चलिए नेक्स्ट जजमेंट पे आते हैं, दैट इज रामा नेगी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। वेरी इंपॉर्टेंट जजमेंट, सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है। कोरम देख लीजिए, ऑनरेबल जस्टिस के एम जोसेफ एंड ऑनरेबल जस्टिस हरिशिकेश रॉय। ऑब्जर्वेशन देखते हैं ये जजमेंट किस बारे में बात करती है। द सुप्रीम कोर्ट ऑब्जर्व दैट अनब्लेमिश्ड और क्लीन रिकॉर्ड ऑफ एन एम्प्लॉय इज सिग्निफिकेंट फैक्टर व्हाइल कंसीडरिंग हिज हर सुटेबिलिटी फॉर प्रमोशन टू अ सिलेक्शन पोस्ट। ठीक है, यहाँ पर क्या कहा गया, सुप्रीम कोर्ट ने सीधी सीधी बात की कि जब भी किसी भी सिलेक्शन पोस्ट पे आपको क्या करना होता है, प्रमोशन करना होता है, तो उस समय क्या देखना इंपॉर्टेंट हो जाता है, और एक अलग से आपको एक एज दे देता है, क्या चीज, जो कंडक्ट होता है। ठीक है, जो कंडक्ट होता है पर्सन का वो एक एज दे देता है। मतलब अगर क्लीन रिकॉर्ड है, अनब्लेमिश्ड, ब्लेमिश आपने देखा भी होगा, एड्स में आपने बहुत ज्यादा सुना होगा कि ब्लेमिशेस होते हैं। ब्लेमिशेस क्या, जो दाग धब्बे होते हैं वो। ठीक है, तो दाग धब्बे अगर नहीं है रिकॉर्ड में, ठीक है, बिल्कुल साफ सुथरा, ऐसा नहीं जो एड की तरह कि दाग बहुत अच्छे हैं, नहीं, यहाँ पर दाग बहुत अच्छे नहीं है, यहाँ पर दाग खराब है। और अगर आपका रिकॉर्ड बिल्कुल क्लियर रिकॉर्ड है तो आपको पहले प्रेफर किया जाएगा फॉर द सिलेक्शन पोस्ट की
प्रमोशन के लिए। सीधी सीधी ये जजमेंट इस बारे में बात करती है। नेक्स्ट जजमेंट देखिए, जयश्री वर्सेस डायरेक्टर कॉलेजिएट एजुकेशन। सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट कोरम की बात करें तो ऑनरेबल जस्टिस के एम जोसेफ एंड ऑनरेबल जस्टिस हृषिकेश रॉय की जजमेंट। द सुप्रीम कोर्ट ऑब्जर्व दैट अपॉइंटमेंट्स टू द रिजर्व्ड वैकेंसीज are meant only for those who are deserving by being members of reserved community along। यहाँ पर सीधे रिजर्वेशन की बात की है और ये कहा गया है कि जिस भी फैक्टर में रिजर्वेशन दी है, बी इट आपका फॉर्म्स जो आपके एजुकेशन फॉर्म्स होते हैं उसमें कह लीजिए, वैकेंसीज कह लीजिए, या फिर किसी भी पोस्ट की बात कर लीजिए, ठीक है। तो अगर कहीं पर भी रिजर्वेशन दी गई है और ये लिखा है कि उस रिजर्वेशन के एक पर्टिकुलर मतलब डिजर्विंग कैंडिडेट को ये जो पोस्ट है वो दी जाएगी, तो ये चीज सिर्फ उन पर ही लागू होती है। यहाँ पर कोई और कम्युनिटी का ए पर्सन किसी और कम्युनिटी के जनरल कैटेगरी के अगर हैं तो वो यहाँ पर नहीं आ सकते, वो नहीं बोल सकते कि मुझे इस चीज का बेनिफिट दीजिए। फैक्चुअल बैकग्राउंड की बात करें तो यहाँ पर कंटेंशन ही यही था, जो लेडी थी उनको वो अपॉइंट हो गई थी बट शी वॉज नॉट फ्रॉम द कैटेगरी, तो यहाँ पर उनको क्या कर दिया, उनकी जो सर्विसेज थी उनको टर्मिनेट कर दिया, ठीक है। तो उनका कंटेंशन ये था कि विदाउट गिविंग मी एनी नोटिस, और मुझे सुना भी नहीं गया, तो इस सारी बातों की अगेंस्ट क्या कर दिया, मेरी सर्विसेज को टर्मिनेट कर दिया। तो यहाँ पर कोर्ट ने यही कहा कि देखिए आप जनाब, आप कैटेगरी में ही नहीं आते, आप रिजर्वेशन की कैटेगरी में ही नहीं आते, ठीक है। तो आपकी अपॉइंटमेंट हो गई थी, तो अगर आपको टर्मिनेट भी किया गया है तो बिल्कुल ट्रू बेसिस पे ऊपर किया गया है, बिकॉज क्या है कि अपॉइंटमेंट किसको देनी पड़ेगी, उन्हीं लोगों को देनी पड़ेगी जो उस कैटेगरी में आएंगे अगर उनको रिजर्वेशन दी गई है तो, ठीक है। दिस वॉज द जजमेंट, दैट इज जयश्री वर्सेज डायरेक्टर कॉलेजिएट एजुकेशन। नेक्स्ट आ जाइए, स्टेट ऑफ ओडिशा वर्सेस उत्कल डिस्टिलरीज लिमिटेड। सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है, कोरम की बात की जाए ऑनरेबल जस्टिस एल नगेश्वर राव एंड ऑनरेबल जस्टिस बी आर गवई की जजमेंट। ऑब्जर्वेशन देखते हैं ये जजमेंट किस बारे में बात करती है। द सुप्रीम कोर्ट ऑब्जर्व दैट स्टेट्स हैव पावर to levy excise duty only in respect of alcoholic liquor for human consumption. Alcoholic liquors other than human consumptions have been left to the central legislature for levy of duty of excise। सीधे से यहाँ पर जजमेंट में क्या बात की गई, देखिए फैक्चुअल बैकग्राउंड की बात करें तो यहाँ पर कंपनी को क्या लगा दिया गया था, कंपनी पर ड्यूटी लगाई गई थी कि आप जो है वो टैक्स लिवाई करोगे स्टेट को, ठीक है। स्टेट को आप लिवाई करोगे, क्यों, क्योंकि लिक्वर जो थे वो लिक्वर बना रही थी, ठीक है। लेकिन यहाँ पर कोर्ट ने क्या बनाया कि अगर देखिए अल्कोहलिक लिक्वर है और किस पर्पस के लिए, ह्यूमन कंजप्शन के लिए है, कोई भी बियर है, कोई भी विस्की है, ठीक है, अगर वो ह्यूमन कंजप्शन के लिए है तो यहाँ पर स्टेट क्या कर सकता है, स्टेट टैक्स ले सकता है, यहाँ पर एक्साइज ड्यूटी स्टेट लिवाई कर सकता है, ठीक है, स्टेट। लेकिन अगर कोई भी अल्कोहलिक लिकर ह्यूमन कंजप्शन के लिए वो नहीं है, उससे अपार्ट है, तो उस चीज पर कौन टैक्स लिवाई करेगा, कौन एक्साइज ड्यूटी लिवाई करेगा, सेंट्रल। की वो चीज आपको किस पे छोड़नी है, सेंट्रल पे छोड़नी है, ठीक है। तो ये यहाँ पर सीधी सीधी बात की गई कि अगर ह्यूमन कंजप्शन के लिए लिकर है तो आप स्टेट आप अप्लाई कर सकते हो टैक्स, बट अगर वो ह्यूमन कंजप्शन के लिए नहीं है तो सीधे सीधे सेंट्रल लेजिस्लेचर यहाँ पर अप्लाई करेगा एक्साइज ड्यूटी को, ठीक है। ये यहाँ पर बात की गई। नेक्स्ट आ जाइए, सुखदेव सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब। सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है, कोरम की बात की जाए ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एन.वी. रमन्ना, ऑनरेबल जस्टिस ए.एस. बोपन्ना एंड ऑनरेबल जस्टिस हीमा कोहली की जजमेंट। ऑब्जर्वेशन देखते हैं ये जजमेंट किस बारे में बात करती है। देखिए, द फिजिकल नेचर ऑफ मटेरियल इज नॉट रेलेवेंट फॉर डिटरमाइनिंग वेदर द कंटेंट्स ऑफ सैंपल एनालाइज्ड वर एक्चुअली ओपीएम और नॉट। यहाँ पर बात हो रही है हमारे एनडीपीएस एक्ट के बारे में, ठीक है, एनडीपीएस एक्ट के बारे में। तो यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने सीधे सीधे ये बात कहा कि देखिए फैक्चुअल बैकग्राउंड देखते हैं तो आपको जजमेंट बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगी। फैक्चुअल बैकग्राउंड ये थे कि जो पर्सन है उनसे रिकवर की गई थी ओपीएम, ठीक है, ओपीएम रिकवर की गई थी, ये आ भी गया, जब सैंपल को एनालाइज किया तो ये आ गया कि ओपीएम है। लेकिन यहाँ पर कंटेंशन क्या ली गई, कंटेंशन ये ली गई कि जो केमिकल एग्जामिनर थे उन्होंने क्या कहा कि ये जो ओपीएम है इसका जो नेचर है, अगर फिजिकल इसका नेचर की बात करें तो ये स्टिकी नहीं है, एक चूरा टाइप की चीज है, ठीक है, स्टिकी नहीं है, पाउडर सा है। और अगर जनरल फॉर्म में देखा जाए तो जो ओपीएम होता है वो स्टिकी नेचर का होता है, ठीक है, स्टिकी नेचर का होता है, यहाँ पर ये कहा गया। कंटेंशन ये थी। लेकिन जब ये मुद्दा कोर्ट में आया, कोर्ट ने सीधी सीधी ये बात की कि इट डजंट मैटर कि फिजिकल जो भी
जो सैंपल का फिजिकल एनालिसिस है, फिजिकल नेचर है, वो किस तरह का है, ये मैटर नहीं करेगा। मैटर क्या करेगा कि अगर ये शो हो गया कि ओपियम है तो माने ओपियम है, उसके बाद में कुछ नहीं ऐसा कि चूरा है या फिर पाउडर की तरह से है, स्टिकी नहीं है, ये सब चीजें मैटर नहीं करती और आप बचोगे नहीं। मतलब आप ये कह दो कि नहीं नहीं ये तो देखिए इसके फिजिकल फॉर्म तो बिल्कुल डिफरेंट है, अब तो मुझे बचा दीजिए। नहीं, ऐसा नहीं होगा। ओपियम लेके गए थे तो आप तो एनडीपीएस के अंदर आओगे आओगे। ठीक है, यहां पर ये बात की गई। नेक्स्ट जजमेंट पे चलिए, दैट इज राकेश कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार की जजमेंट। सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट कोरम की बात की जाए, ऑनरेबल के एम जोसेफ एंड ऑनरेबल जस्टिस हरिशिकेश रॉय की जजमेंट। ऑब्जर्वेशन देखिए, ये जजमेंट किस बारे में बात करती है। द सुप्रीम कोर्ट reinstated a judicial officer whose appointment was cancelled since he could not join the service before stipulated date on account of the nationwide lockdown imposed in view of COVID-19 pandemic। सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर क्या कहा, एक जनरल जो गाइडलाइन थी, सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि देखिए पेंडेमिक चल रहा है, कोविड-19 चल रहा था, तो कोविड-19 में ये हमें पता है कि किस तरह से रिस्ट्रिक्शंस की गई थी। बी इट वाया एयर भी जो ट्रेवल था वो बंद किया गया था, और बाया रोड हर चीज में लॉकडाउन लगा हुआ था। तो लॉकडाउन जब लगा हुआ था तो आपको क्या होगा, उस समय जो सिचुएशन थी वो बहुत ही अनप्रिडिक्टेबल थी। ठीक है, तो ये यहाँ पर बात की गई कि उस टाइम अगर कुछ भी हुआ, जैसे फैक्चुअल बैकग्राउंड की बात करें तो यहाँ पे हमारे ए पर्सन जो है वो अपॉइंट हो गए थे इन जनवरी फॉर द पोस्ट ऑफ जज। ठीक है, जज की पोस्ट पे वो अपॉइंट तो हो गए, और उनका जो अपॉइंटमेंट वो अप्रैल जो उनके जज में अपॉइंट हुए जनवरी में। ठीक है, तो उन्होंने कुछ टाइम पीरियड लिया और उनकी अपॉइंटमेंट को थोड़ा एक्सटेंड कर दिया गया अप्रैल फॉर अप्रैल। लेकिन आपको सबको हम सबको ही पता है कि मार्च 2020 में क्या आ गया था, ये 2020 की बात चल रही है। मार्च 2020 में हमारा कोविड-19 आ गया था। ठीक है, तो यहाँ पर वो अप्रैल में ज्वाइन नहीं कर पाए और जून में उन्होंने बहुत ज्यादा एप्लीकेशंस भी लिखी इसी रिगार्डिंग कि देखिए कोविड-19 चल रहा है, हाउ कैन आई ज्वाइन द सर्विसेज। तो यहाँ पर लेकिन फिर उसके बाद में क्या कर दिया, बिकॉज उन्होंने ज्वाइन नहीं किया तो उनकी सर्विसेज को टर्मिनेट कर दिया गया। ठीक है, उनकी अपॉइंटमेंट को ही कैंसिल कर दिया गया। तो यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने सीधी ये बात कही कि देखिए ये जो सिचुएशन थी कोविड-19 की बहुत अनप्रिडिक्टेबल, और वहां और उस समय लॉकडाउन लगा भी हुआ था प्रॉपर। ठीक है, जब याद कीजिए मार्च के टाइम पे जो स्टार्टिंग में 20 डेज का, फिर उसके बाद में एक्सटेंड होता रहा लॉकडाउन, उस तरह से प्रॉपर लॉकडाउन लगा हुआ था। तो उस समय अगर किसी पर्सन ने ट्रैवल भी करना होगा तो बहुत मुश्किल हो जाती थी चीजें। तो सिर्फ इस बेसिस के ऊपर किसी की भी सर्विसेज को टर्मिनेट नहीं किया जाएगा कि उन्होंने लॉकडाउन पीरियड में ज्वाइन नहीं किया। तो यहाँ पर उन्होंने सुप्रीम कोर्ट ने फिर क्या किया, जुडिशियल ऑफिसर जो थे उनको फिर से रीइंस्टेट कर दिया, फिर से उनको जो सर्विसेज थी प्रोवाइड कर दी जो उन्होंने देनी है। ठीक है, दिस वॉज द जजमेंट, दैट इज राकेश कुमार वर्सेज स्टेट ऑफ बिहार। नेक्स्ट जजमेंट पे चलिए, दैट इज स्टेट ऑफ एमपी वर्सेज रामजी लाल शर्मा। सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है। कोरम की बात की जाए, ऑनरेबल जस्टिस एम आर शाह एंड ऑनरेबल जस्टिस बी वी नगरत्ना की जजमेंट। ऑब्जर्वेशन देखते हैं ये जजमेंट किस बारे में बात करती है। द सुप्रीम कोर्ट ऑब्जर्व दैट वंस इट इज एस्टेब्लिश्ड दैट ऑल अक्यूज्ड केम एट द प्लेस ऑफ इंसिडेंट विद कॉमन इंटेंशन to kill the deceased, it is immaterial whether any of the accused who shared the common intention had used any weapon or not, or any of them caused any injury on the deceased। सीधे सीधे यहाँ पर बात की गई है कॉमन इंटेंशन के बारे में। सेक्शन अपना आ जाता है 34 ऑफ आईपीसी। ठीक है, इंडियन पीनल कोड का सेक्शन 34 कॉमन इंटेंशन के बारे में बात करता है। दिस इज बेसिकली अ प्रिंसिपल कि अगर मान लीजिए यहाँ पर ये हमारे पर्सन है, ए बी सी हमारे पर्सन है, ये तीनों का इंटेंशन क्या है, शेयर्ड। इन तीनों ने प्रॉपर प्लानिंग की, इनका मीटिंग ऑफ माइंड है कि हमें क्या करना है, हमें डी को यहाँ पर मारना है जाकर। ठीक है, तो यहाँ पर इन्होंने प्रॉपर प्लानिंग की थी और ये डी को मार के आ गए। तो लेकिन जो वेपन था वो सिर्फ बी के पास था, बी के पास मान लीजिए जो गन थी उनके पास ही थी। ठीक है, और उन्होंने गन चलाई और डी को मार दिया। ए यहाँ पर क्या कर रहे थे, ए यहाँ पर डी के घर के बाहर थे, देख रहे थे, रखवाली कर रहे थे, और सी यहाँ पर बस खड़े हुए थे जब बी गोली मार रहे थे। ठीक है, तो यहाँ पर ए और सी को भी सेम ही पनिशमेंट मिलेगी जो बी को मिलेगी। वाई? बिकॉज इन्होंने शेयर्ड कॉमन इंटेंशन था इनका, ये सारे प्लानिंग करके आए थे प्रॉपर कि डी को मारना है। डजंट मैटर कि ए के पास क्या थी, बंदूक नहीं थी, सी के पास बंदूक नहीं थी, या फिर ए और सी ने कोई इंजरी नहीं की। जब तीनों का जो पर्पस था वो मारना ही था, तो ये मैटर नहीं करेगा कि देखिए ए और सी को आप कोई लोअर ऑफेंस दे दें, लोअर चार्ज में उनको कैटेगराइज कर दें, ऐसा नहीं होगा। तीनों को सजा सेम मिलेगी। ठीक है,
कॉमन इंटेंशन का प्रिंसिपल ही ये कहता है कि अगर सबने एक एक्ट किया है जो कॉमनली मीटिंग ऑफ माइंड्स थी इनकी प्रॉपर और एक्ट कर लिया तो यहाँ पर कॉमन इंटेंशन पर अप्लाई होगा और अगर सजा होनी होगी तो सबको सेम सजा होनी होगी। ठीक है, दिस इज द जजमेंट दैट इज स्टेट ऑफ एमपी वर्सेस रामजी लाल शर्मा। बहुत इंपॉर्टेंट जजमेंट आ जाती है। ठीक है, नेक्स्ट आ जाइए OLX इंडिया बीवी वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा। बहुत ही इंटरेस्टिंग जजमेंट, बहुत इंटरेस्टिंग जजमेंट। सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट। कोरम की बात की जाए, ऑनरेबल जस्टिस यू ललित, ऑनरेबल जस्टिस रविंद्र भट्ट एंड ऑनरेबल जस्टिस पी एस नरसिम्हा की जजमेंट। सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा? क्वेश्चन द इंटरिम डायरेक्शन इशूड बाय पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट to OLX India to adopt a screening mechanism with respect to the sellers who could post an advertisement on its platform। देखिए यहाँ पर कोर्ट के द्वारा क्या कहा गया, यहाँ पर देखिए केस क्या था कि OLX, आप सबको पता होगा OLX एक ऐसी साइट है जहां पर जो सेकंड हैंड है चीजें वो डिलीवर होती है। ठीक है, वो बेची जाती हैं। इवन जो रेंट पे प्लेसेस होते हैं वो भी लोगों ने डाले होते हैं, एडवर्टीजमेंट्स डाली होती हैं कि आप ये हमारा घर है, ये रेंट पे हमने चढ़ाया है। ये सब कुछ चीजें बाइक्स के लिए हर चीज वहां पर OLX पे होती है। ठीक है, तो यहाँ पर जो केस आया था वो ए पर्सन इम्पर्सोनेट कर रहे थे अपने आप को किसी और पर्सन के लिए। ठीक है, वो ऐसा बन रहे थे कि मैं तो कोई और पर्सन हूं और उन्होंने एडवर्टीजमेंट वगैरह डाल दी थी। तो इस रिगार्डिंग केस था। अब यहाँ पर कोर्ट ने, हाई कोर्ट ने यहाँ पर OLX को बहुत ज्यादा इंटरिम डायरेक्शंस दी। और क्या क्या डायरेक्शंस दी? एक स्क्रीनिंग प्रोसेस कहा गया कि जो भी पर्सन अब आपकी OLX पे अगर एड डालना चाहते हैं तो इनको एक PDF जो है वो भी डालनी पड़ेगी। और उस PDF में क्या क्या होगा कि दो आइडेंटिटी प्रूफ होंगे, ठीक है, दो आइडेंटिटी प्रूफ के कॉपी वहां पर लगी होनी चाहिए उस PDF में। या फिर जो भी आप अगर प्रॉपर्टी अगर आप सेल कर रहे हो तो उसके रिगार्डिंग भी जो इन्फॉर्मेशन है वो देनी पड़ेगी, जैसे उसकी रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट वगैरह ये सब देना पड़ेगा। अगर फोन नंबर है तो फोन नंबर में जिस भी सिम ऑपरेटर ने आपको वो नंबर दिया है, कुछ भी आपके पास बिल वगैरह कुछ भी आया था, वो भी एक कॉपी उसकी भी फोटो खींच के लगानी पड़ेगी। तो ये सारी गाइडलाइंस थी जो हाई कोर्ट ने मेंशन की थी फॉर OLX। तो OLX ने यहाँ पर सीधे ये कहा कि देखिए जनाब, मैं एक इंटरमीडिएट हूं। ठीक है, मैं एक बीच का इंसान हूं कि ये अगर ए पर्सन कुछ बेचना चाह रहे हैं बी पर्सन को, तो मैं यहाँ पे बीच का रोल प्ले कर रहा हूं। तो मैं यहाँ पे गारंटी नहीं दे सकता ए पर्सन की कि उसका प्रोडक्ट कैसा है या फिर वो पर्सन जेन्युइन है या नहीं है। तो ये सब कुछ मैं नहीं कर सकता। और अगर देखिए एक नॉर्मल टर्म में भी बात करें तो अगर स्क्रीनिंग इतनी ज्यादा हो जाएगी, इवन हम देख लीजिए हमारे पास भी जो हमने सिम खरीदी हुई है, अभी तक हमारे पास जिस भी हमने ऑपरेटर से वो सिम खरीदी होगी, मेजर ऑफ जनता उनके पास वो बिल वगैरह नहीं होगा। तो वो कहाँ से लाएगा पर्सन? और अगर इतनी ज्यादा रिस्ट्रिक्शंस होंगी किसी भी साइट पर एड पुट करने के लिए तो लोग एड डालेंगे ही नहीं, एडवर्टीजमेंट डालेंगे ही नहीं। ठीक है, तो उससे तो देखिए कंपनी जो है वो बहुत ज्यादा लो केस पे आ जाएगी। तो यहाँ पर OLX ने भी यही कंटेंशंस ली। तो यहाँ पर जो हमारा सुप्रीम कोर्ट है, जब सुप्रीम कोर्ट के पास ये मुद्दा आया तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा कि देखिए पहले तो उन्होंने ये जो डायरेक्शंस थी, इंटरिम डायरेक्शंस थी, उनको क्वैश कर दिया। और ये कहा कि देखिए हाई कोर्ट जो है इस चीज के बारे में इतना ज्यादा नहीं बोल सकती, इतनी गाइडलाइंस नहीं दे सकती। ठीक है, तो दिस वाज द जजमेंट दैट इज OLX इंडिया बीवी वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा। बहुत ही इंटरेस्टिंग सी जजमेंट है। ठीक है, तो इस तरह से जो है हमारी सारी की सारी जो आज की जजमेंट थी वो हमने कवर कर ली। आई होप आपको जो लेक्चर है, ये हमारा सेशन है, ये समझ में आ गया होगा। एक एक जजमेंट हमने अच्छे से एनालाइज की थी। ठीक है, और ये जजमेंट्स जो है आपके लिए वैसे भी आई ऑलवेज से कि बहुत इंपॉर्टेंट सेशन हो जाता है ये जजमेंट्स का। ठीक है, अब हम नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं। तब तक आप अपना ध्यान रखिए, मेजरली अपनी हेल्थ का ध्यान रखिए। थैंक यू सो मच।